हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसे लिखें। मैंने कंसाइज वे में एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और अपने पेपर में उतारनी है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो फार्मा एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी आपकी यूनिवर्सिटी है। उसके जो फार्मा एग्जाम्स होते हैं उसको हम कैसे लिखें, उसकी स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, टॉपर्स क्या करते हैं उस पे बात करेंगे और एक फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे आप 75 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो। हाँ सर, इस पे हम बात करेंगे। ये है हमारा चैनल। आपको रेगुलर फार्मा अपडेट्स चाहिए या फिर फार्मा से रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए तो आप इसको फॉलो कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे मार्क्स जो होते हैं उनके वो कहाँ पे खो देते हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, जो बच्चे होते हैं राइट वॉट एवर दे रिमेंबर इन रैंडम ऑर्डर। आपको जो कुछ भी याद है वो रैंडम लिखने लगते हैं। मतलब आपको अगर कुछ भी याद आया कि अब यहाँ पे ये होना चाहिए तो आप वहीं पे लिख देते हो, तो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। डोंट फोकस ऑन प्रेजेंटेशन और नीटनेस। आप साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं देते हो उस समय जब आप अपने प्रैक्टिकली पेपर लिख रहे होते हो, जब आपके हाथ में कागज पेन होता है। मैंने भी दिया है पेपर, मुझे भी पता है 3 घंटे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको 8 क्वेश्चन कैसे कैसे मैनेज करना है। वहाँ पे थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि नीटनेस जो होती है और प्रेजेंटेशन नहीं मैटर करती या उतना हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम ये तो जरूर ध्यान दे सकते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो एक रैंडम मैनर में नहीं लिखें, सिक्वेंस में लिखें। अगर किसी चीज को लिखना है तो अगर हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं तो वहां पे हमारा वेटेज बढ़ जाता है, कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी लगने लगती है। इग्नोर हम करते क्या है, बच्चे मार्क्स कहां पे खो देते हैं अपने। दिक्कत ये आती है कि हम इग्नोर कर देते हैं डायग्राम को। डायग्राम क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो डायग्राम बहुत इंपैक्ट डालता है आपकी कॉपी में। फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जब जो नहीं बनाता वो वहाँ पे नंबर कट जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, राइट लॉन्ग पैराग्राफ विथ नो स्ट्रक्चर। अब ये हमारा पेज है, ठीक है सर, ये आरजीपीवी का पेज है, आपको मिला है, इसमें हमने मार्जिन छोड़ दी। अब यहाँ से हम लिखना शुरू कर दिए, ये लिखना शुरू कर दिए, ये पेन खत्म हो जाएगी लेकिन हमारा कंटेंट नहीं खत्म होगा। वो बच्चे थोड़े से कम नंबर लाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे एक ये कॉपी है, ठीक है सर, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पे इसने डेफिनेशंस लिखी, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल्स लिखे, यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट है उसने ये बना दिया। यहाँ पे ये कॉपी प्रैक्टिकली आप देखो तो ये कॉपी अच्छी लग रही है, वो कॉपी अच्छी लग रही है। अगर आप जब भरी हुई कॉपी देखोगे तो वो वाली कॉपी ज़्यादा इंपैक्ट डालेगी एग्जामिनर में। अब टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स, मैं यही बात कर रहा हूँ, टॉपर्स का सीक्रेट में बताऊंगा। तो यहाँ पे टॉपर्स क्या करते हैं उस केस में, तो टॉपर्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि एग्जामिनर हमारा हमसे देखना क्या चाहता है। अगर वो आपसे पूछ रहा है डोजेस फॉर्म और डोजेस फॉर्म में आप एक ऐसा सीक्वेंस लिख रहे हो तो वो आपको कभी नंबर नहीं देने वाला। यस और नो? क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि अगर वो डोजेस फॉर्म पूछ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉपी में ये फ्लो चार्ट देखना चाहता है कि ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है, ये गैसियस है। वो अगर आप फ्लो चार्ट उसे नहीं दिखा पाते तो वहां आपके नंबर हो जाते हैं डिडक्ट। और यहाँ पे जब टॉपर लिखते हैं तो टॉपर को एक दिमाग में होता है कि अब किसी ना किसी पेज में हमसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। यहाँ पे टॉपर्स क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जामिनर आपसे देखना क्या चाहता है। दे ऑर्गेनाइज कंटेंट इन अ लॉजिकल, इजी टू सी, इजी टू स्कैन फॉर्मेट। इजी टू स्कैन फॉर्मेट क्या होता है सर? अगर मैं कह रहा हूं मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, अब इस पे मैंने ये चीजें मेरी जो इंपॉर्टेंट है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। वहां पे जो टीचर, आप अभी कभी अपनी कॉपी जब 32 पेज आप लिख लो उसको एक बार खुद रिवाइज करके देखो, ये सोच के कि आपके हाथ में पेन है, चेक करनी है आपको। तो आप जब स्कैन करोगे तो इजी टू स्कैन क्या होता है कि आपके कैची वर्ड्स जो होते हैं, जो इजीली कैचेबल होते हैं, कि आप यहाँ पे, हाँ ठीक है ये अंडरलाइन है मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, दे मार्क देयर आंसर विजुअली अपीलिंग, नीट स्ट्रक्चर,
नीट एंड क्लीन, स्ट्रक्चर्ड एंड कंप्लीट। वो जो भी चीज़ें शुरू करते हैं उसको एक कंसाइज वे में उसकी समरी बताते हैं। मैं इस पे आगे बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं। और जो परफेक्ट वो होता है स्ट्रक्चर कि कैसे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें, परफेक्ट स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले बेटे आप ये समझो बच्चा कि आपको क्या करना है। मैंने जो मेरी जो रेगुलर, जैसे आप शायद आप नए हो, मेरे लेक्चर्स नहीं लिए हो आप, लेकिन अगर आप जो लेक्चर्स वाली मेरी वीडियोस देखोगे, मैं चिल्ला चिल्ला के यही बताता हूं कि सबसे पहले अपने को डेफिनेशंस लिखने हैं, फिर एग्जांपल्स लिखने हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाना है और उसके जो सब क्लासीफाई हैं, जो सब क्लासिफिकेशंस हैं उस पर बात करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कोई सा भी क्वेश्चन है, मान लो कि आ गया डिफाइन डोजेस फॉर्म। एज यू नो आरजीपीवी में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर क्वेश्चन ये है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डोजेस फॉर्म को पहले बहुत अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशंस बतानी पड़ेगी, उसका इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। अब ये आपको 15 नंबर का है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7-8 पेज तो लिखना ही है। अब 6 से 7 पेज 8 पेज का कंटेंट आप कैसे बनाओगे ये आपके ऊपर है, और कैसे बनाना है ये मैं बता रहा हूं। डेफिनेशंस पे बात करेंगे तो एक पेज का आप डेफिनेशन बताओगे। डेफिनेशन में आपको भरना नहीं है कुछ, आप सबसे पहले स्टार्ट विथ अ शॉर्ट प्रिसाइज 1-2 लाइन डेफिनेशन। क्योंकि आप एक चीज समझो कि प्रैक्टिकली अगर कोई कॉपी चेक करता है तो वो आगे की 2 लाइन पढ़ता है, बीच का कंटेंट देखता है और लास्ट में आपकी समरी देखना चाहता है कि आप समरी में कैसे लास्ट में उसको कंक्लूड कर रहे हो। और इसी में आपको 15 से जो 15 नंबर होते हैं उसमें आपको मार्किंग कर देता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं 75 का ही टारगेट क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि आरजीपीवी बेटा, आरजीपीवी में होता क्या है, अगर क्वेश्चन 15 नंबर का है, आप चैट जीपीटी से भी पेपर लिखते हो, सो मेरे हिसाब से वहां पे आपको बहुत अच्छे से नंबर अगर मिलते हैं तो 12 या 13 ही मिलेंगे। फुल में फुल कभी नहीं मिलते, 12 या 13 नंबर ही मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सो यहां पे मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन है आपका कि डिफाइंड डोजेस फॉर्म, सो पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रिसाइज वे में कि डोजेस फॉर्म एक कन्वेंशन डोजेस फॉर्म होता है जो हम लेते हैं, और ये सारी चीजें 1 से 2 लाइन में उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। और इंट्रोडक्शन इट गिव क्लियरिटी एंड शोज अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या बताया कि जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपके पहले की स्टार्टिंग की 2-4 लाइन पढ़ेगा कि जो लड़का है, जो बच्चा है, वो कैसा लिख रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो आपके टर्म्स वहां पे जो जैसा आप लिखोगे वो उसको समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। मान लो फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले अगर आया क्वेश्चन की डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पे आप लिखोगे फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम। जब आप ये लिख देते हो उसके नीचे आप थोड़ा सा भी बना के लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स हैं ये सारी चीजें वहां पे उसकी ऐड कर सकते हो। लेकिन फिर अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डायग्राम और फ्लो चार्ट की। मैंने पहले भी बताया है, अपने लेक्चर्स पे बताया है कि फ्लो चार्ट और डायग्राम बहुत जरूरी है। सो एड अ नीट लेबल डायग्राम। मैं अब सर आप कहो कि सर उसका तो डायग्राम ही नहीं होता, अब डोजेस फॉर्म में मैं दवाइयाँ और सिरप बनाने चलूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे फ्लो चार्ट तो होता है ना, फ्लो चार्ट तो आप बना सकते हो ना, ऐसे फ्लो चार्ट ये होता है। अब इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है कि एक का टॉपिक डालो, एक को समराइज करो, फिर दूसरे को करो, तीसरे को करो, तो 4 पेज का तो ये कंटेंट हो गया। 5वां पेज ये है, 1-2 पेज इधर उधर मिल जाएंगे आपको। बाकी फिर आप यहाँ पे नीट लेबल डायग्राम अगर हो तो बनाओ, और उसके बाद इवन अ सिंपल कैन अर्न यू एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आप एक अच्छा सा वो कर देते हो, फ्लो चार्ट या डायग्राम वहां पे ऐड कर देते हो, तो आपको क्या हो जाता है, आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। मेन कंटेंट जो होता है आपका, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपको डोजेस फॉर्म लिखना है, तो जो मेन कंटेंट होता है उसको आप पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में कैसे लिखा जाता है बॉस, ये तो आपको पता होगा ना, ऐसे ऐसे करके लिखो। क्योंकि आपके पास वहाँ आरजीपीवी में, अगर आप आरजीपीवी कर रहे हो, आप एमपी में आरजीपीवी पढ़ रहे होगे, सो एमपी में आरजीपीवी क्या एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपको ब्लू पेन यूज़ करना है, ब्लू डॉट पेन यूज़ करना है। सो आपके पास एक पेन है, सो आप उसमें अगर आप समराइज के नहीं लिखते या तो फिर आप पैरा में लिखते हो तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पॉइंट में बुलेट पॉइंट बनाओ और ऐसे ऐसे लिखोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। राइट इन बुलेट फॉर्मेट ये होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के आप ये अपने पॉइंट्स लिखते चले जाओ। सो नंबर्ड फॉर्मेट, अंडरलाइन की टर्म्स। अब जैसे आपने एक वो लिखा, क्या आपने एक पेज देखा, पेज आप पूरा लिख चुके, आपके पास पेंसिल है तो आप उसमें जो
इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मैं आइसोटोनिक पढ़ा रहा हूँ, सो आइसोटोनिक में अगर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक है तो पूरा वो नहीं पढ़ के अगर मैं चाहूँ तो हाइपोटोनिक को अपने और हाइपरटोनिक को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं। अंडरलाइन करने से क्या होता है, इजी टू स्कैन हो जाता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो जल्दी से देख लेता है कि हाँ सर इसने लिखा हुआ है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, इसको इसकी जानकारी है, इस वजह से वो आगे बढ़ जाता है। हेडिंग को आप अंडरलाइन कर दोगे और उसके बाद जो कंक्लूजन में वो जो तो होता है समरी, मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशंस देखता है, इंट्रो देखता है, आपका फ्लो चार्ट देखता है और समरी देखता है। समरी में आपको क्या करना है, एंड विथ वन क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है सर, क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इसी में आगे बता देता हूं। शोइंग अंडरस्टैंडिंग, क्लोजिंग सेंटेंस क्या होते हैं कि आपकी बराबर अंडरस्टैंडिंग उसमें उसको समझ में आती है कि हेंस, आप वहां पे लिखोगे हेंस जो भी बायोअवेलेबिलिटी प्लेज अ की रोल इन ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो अगर आप ये लिखते हो तो उसको ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास समय कम था, बाकी वो कॉपी तो 32 पेज इस क्वेश्चन में भर सकता था। अब वहां पे स्मार्ट वर्क काम आएगा, हार्ड वर्क नहीं आएगा। आप सोचो कि आप वैसे ही किताब लिख दो तो नहीं लिख पाओगे बेटा, आपको 7 पेज लिख के एज इट इज 7 पेज लिख के आगे बढ़ जाना है और दूसरे क्वेश्चन को टारगेट करना है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो पहले डूज और डोंट्स पे बात करते हैं, आंसर राइटिंग पे। सबसे पहले डूज को करते हैं कि करना क्या क्या है। राइट इन ब्लू पेन, जैसा कि सर आपने बताया कि आरजीपीवी में क्या होता है, अगर आप आरजीपीवी में नए पेपर दे रहे हो तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, आप जान भी लो कि अगर आप आरजीपीवी एग्जाम दे रहे हो तो आपको केवल ब्लू डॉट पेन ही यूज़ करनी है और कोई पेन नहीं यूज़ करनी है। ब्लैक पेन वहाँ पे अलाउ नहीं होती, उसमें लिखा होता है टर्म एंड कंडीशंस में। सो ब्लू पेन यूज़ करनी है तो यूज़ डिफरेंट ब्लू पेन्स फॉर हेडिंग एंड पेंसिल फॉर डायग्राम। सो ब्लू पेन भी काफ़ी टाइप की आती हैं बच्चे, क्यों किसी की जो डॉट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है या फिर कोई मोटी चलती है कोई पतली चलती है, उस हिसाब से आपको ब्लू पेन सेलेक्ट करनी है। 2 से 3 पेन आपके पास होनी चाहिए, ब्लू पेन होनी चाहिए। तो आप ब्लू पेन से क्या कर पाओगे, एक से अगर कोई पतली पेन है तो उससे हेडिंग डाल दोगे, फिर ऐसी चीज़ें आपको कंसाइज वे में लिखना है। कीप मार्जिन एंड स्पेसिंग क्लियर, मार्जिन क्या होती है आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ये आपकी कॉपी है तो ये वाला जो मार्जिन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोड़ के चलना है। खैर इतना तो आरजीपीवी शायद छोड़ के देती है, लेकिन आपको ये मार्जिन छोड़ के चलना है, आपको आंसर राइटिंग केवल इतने में करनी है। ठीक है सर, मार्जिन भी छोड़ दिए। यूज शॉर्ट सेंटेंस एंड बुलेट डॉट्स। बुलेट डॉट्स क्या होते हैं सर, आपने बताया नहीं। बुलेट डॉट्स ये होते हैं सर, आप जब बुलेट डॉट्स बनाते हो तो वो आपके आंसर को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट जब होंगे तो उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हाँ बच्चा ये लिखना चाह रहा है। ऑलवेज मेंशन अ क्वेश्चन नंबर क्लियरली। कई सारे बच्चे यही सेम गलती बार बार करते हैं कि आंसर तो लिखते हैं लेकिन जब यही नहीं पता होता कि आंसर नंबर 03 लिख रहा हूँ। आपको ऐसे पेज कितना भी लगे, आप कोशिश करना कि अगर आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है तो आप ये पेज को कैसे भी भर के यहाँ पे आना और फ्रेश पेज से आंसर नंबर 3 लिखना और आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करना। आंसर नंबर 3 मतलब जो आंसर नंबर होता है कि कौन सा मैं आंसर लिख रहा हूँ वो बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। हाईलाइट करना है हमें, क्या कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है या बॉक्स बना देना है। अब सर ये मैं लिख दिया सारी चीज़ें, अब यहाँ पे मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो बहुत ज़रूरी है, तो ठीक है सर मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब मैं इस कॉपी को चेक करने आता हूं तो मुझे ये सारी कॉपी तो दिख ही रही है लेकिन ये टर्म ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इनमें कुछ बात है। तो अगर मुझ पे यहाँ पे जो एग्जैक्ट काम की चीजें अगर दिख गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे अब यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि क्या चीजें नहीं करनी है, तो सबसे पहला बेटा कि ओवरराइट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे ये चीजें हैं, अब मैंने डोंट लिखा हुआ है ना, तो डोंट्स को फिर से लिख दिया, अब दूसरी बार लिख दिया डोंट्स। कितना गंदा लगने लगा, गंदा लग रहा है ना। इसी ये यहाँ पे लिखा है कि ओवरराइट नहीं करना है आपको, फिर के वहां पे पेन नहीं चलाना है, फिर से पेन नहीं चलाना है। और कट ज्यादा कट आपको नहीं, आप गलत भी लिख दो, मैं बता रहा हूं आप गलत भी लिख दो, 1-2 लाइन अगर एक सेंटेंस गलत होता है तो आप उसको ऐसे अगर मान लो आपको ये आशुतोष आप लिख रहे हो, 1 मिनट बच्चे, आंसू मान लो आपने लिखा, अब आपको लगा कि यहाँ पे तो लिखना ही नहीं था, अब आप उसको ऐसे करना शुरू कर दो। आपकी कॉपी ये है बॉस, अब आपने यहाँ लिखा है, अब आप ये कॉपी खुद देखो, कॉपी में दिख क्या रहा है
केवल ये वाला पॉइंट जो आपने अंडरलाइन कर दिया है, जो आपने मैसी बना दिया है, जो आपने एकदम कचड़ा कर दिया है वहाँ पे, तो आप अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, वो लिखा ही रहने देते तो इतनी नज़र नहीं जाती। डोंट यूज स्लैंग, एरोज, शॉर्टकट अननेसेसरी। आप वहाँ पे शॉर्टकट यूज़ नहीं करो कि अब ऐसे तीर बनाता हूँ, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलने वाली। डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ, ब्रेक मेक अ रीडिंग ईजियर। अब मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग पैराग्राफ में ना लिख के आप यहाँ से कट दो, उसके बाद फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट दो। जब आप यहाँ बुलेट पॉइंट दोगे तो वो इजीली आप एग्जामिनर आपका पढ़ पाएगा। और डोंट स्किप डायग्राम, इवन अ रफ डायग्राम ऐड वैल्यूज़। अगर आप छोटा सा भी खराब सा भी डायग्राम बनाते हो तो उसको वैल्यू मिलती है, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि जो हमारा बच्चा पेपर दे रहा है उसके पास केवल 3 घंटे हैं और 8 क्वेश्चन हैं, उसमें उसको हर चीज़ का डायग्राम बनाना है, लिखना भी है। तो हो सकता है अगर रफ डायग्राम भी बना तो वो उसको कंसीडर कर लेता है और नंबर दे देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर समझ में आता है कि डायग्राम आपका दोस्त कैसे हो सकता है पेपर में। सो व्हाई डायग्राम आर योर बेस्ट फ्रेंड इन एग्जाम्स। डायग्राम आपके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ें लिखी होंगी कि 1 डायग्राम इक्वल्स टू 5 लाइन ऑफ राइटिंग। सर अगर क्वेश्चन आया हार्ट पे, हार्ट ऐसे तो बनता नहीं, ऐसे नहीं बनता सर। बनता कैसे है? ऐसे कुछ बनता है, अभी खैर कुछ ऐसे ही बनता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल होती है, ठीक है, उस पर मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा भी डायग्राम आप हार्ट का वहाँ बना के आते हो, यस और नो, अगर ऐसा भी डायग्राम आप वहाँ पे बना के आते हो तो वो वैल्यू ऐड करता है। और कोशिश करना कि जो डायग्राम की लेबलिंग है, जो इसे वॉल्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे केवल एक साइड करो, ठीक है सर, एक साइड करो, जैसे सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा, और आपको जो भी वॉल्स वहाँ पे अरोटा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखानी है, तो आप कोशिश करो जो लेबलिंग हो। मतलब आपका ये जो पेज है, अगर आपका ये पेज है तो आप कोशिश करो कि एक साइड आप मार्जिन लेके चलो और यहाँ पे आप केवल लेबल करो। जब आप एक साइड लेबल करते हो तो वो अच्छा लुक देता है, ठीक है सर। ये हार्ट का आपने बता दिया कि डायग्राम कैसे बनाने हैं। अब आप खुद ही सोचो, मैं ये अगर बना के आता हूँ आधे पेज में और थ्योरी में थोड़ी कटौती करता हूँ तो मुझे नंबर आपके बराबर ही मिलेंगे। आप अगर पैराग्राफ लिख के आते हो तो नंबर दोनों को बराबर ही मिलेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी पेंसिल होगी उससे आप यहाँ पे थोड़ा सा शेड दे दो, जैसे जो होता हो, ये सारी चीजें, ठीक है सर। अब टिप्स क्या है? ऑलवेज लेबल डायग्राम प्रॉपरली। मैंने वही बताया ना कि जो आप लेबल कर रहे हो, लेबलिंग क्या होती है आपको पता है ना सर? पता है ना? लेबलिंग ये होती है कि जो भी आपका डायग्राम है उसकी अगर जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप एक साइड मेंशन करना, वही लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। यूज अ शार्प पेंसिल एंड रूलर। पेंसिल यूज़ करना है डायग्राम के लिए, पेन अवॉइड करना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ये पेन आगे चल जाती है तो पेंसिल है ऑप्शन कि आप उसको इरेजर होता है, यहाँ से आप इरेज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर यही आप कंडीशन सेम पेन में देखो तो पेन में नहीं मिलती। सो वहाँ पे मैं पेंसिल सजेस्ट करूँगा। कीप देम सिंपल, डोंट ओवर डेकोरेट। अब वो लड़कियों जैसे मत करना बेटा कि अब इसको मैं पिंक कलर बनाऊँगा, इसको मैं ब्लू कलर बनाऊँगा, ये रेड कलर रहेगा, ये ग्रीन कलर रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चमकीला कलर दे देता हूँ, यहाँ पे पेंसिल पेन। अगर वो करने बैठोगे तो आपकी कॉपी और खराब हो जाएगी और आपको नंबर और कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको केवल जैसे जो लड़के बना के आते हैं ना, सिंपल और कंसाइज वे में बना के चले आना है, ज्यादा कुछ बिना सोचे। सो इफ टाइम इज शॉर्ट, मेक अ फ्लो चार्ट इंस्टीड ऑफ डिटेल्ड फिगर। अब आपके पास अगर ये इसका केस है हार्ट का, अगर हार्ट का क्वेश्चन आता है तो आपके पास टाइम ना भी हो तो आपको हार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। अब फ्लो चार्ट ये केस है कि मान लो कि हर किसी का आपको अगर डायग्राम नहीं पता है तो आप फ्लो चार्ट वहां पे बना दो कि आइसोटोनिक है, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर को ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आइसोटोनिक जानता है, हाइपरटोनिक जानता है, हाइपोटोनिक जानता है, मतलब ये आइसोटोनिक की जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उससे बहुत अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे, जब मैं दिया करता था पेपर तो मैं जब निकल के आ जाता तो मेरा तो हमेशा कंप्लीट हो जाता था, लेकिन और बच्चों से मैं पूछता था तो दे वाज बी लाइक कि यार 4 क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, क्यों? क्या नहीं था उनमें बेटा? इसकी कमी थी टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते थे, इस वजह से उनके क्वेश्चन छूट जाते थे। और क्वेश्चन छूट जाना मतलब आप समझो कि 8 नंबर जो भी आपको मिलने के चांसेस थे, अगर मैं अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ तो मैं 5 तो उम्मीद रख सकता हूँ ना कि
कि 5 नंबर तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर जिसने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको 8 नंबर की ही उम्मीद उसने खो दी, 8 नंबर की गिनती ही नहीं हो रही है, 8 नंबर सीधे सीधे कट जा रहे हैं। सो यहाँ पे स्मार्ट टिप क्या होती है, स्मार्ट टाइम डिवीजन फॉर 3 आवर पेपर क्या है, फर्स्ट 60 मिनट्स जो होते हैं, पहले के 1 घंटे, इसमें तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि 10 मिनट छोड़ दो, मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे पास पेपर आया है लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। सबसे पहले 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पेपर पढ़ो, 3 बार पेपर पढ़ो कि क्या क्या पूछा क्या है वो। मतलब आप एक पेंसिल ले लो, उसमें डॉट लगा दो, वो खैर पेपर वाले कहते हैं कि आप डॉट पेन ये सब नहीं रख सकते उस पर, लेकिन आप छोटा सा डॉट लगा दो कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जो जो सॉलिड आपको क्वेश्चन लगते हैं वो आप करना, ठीक है। आपको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 मिनट इसमें आप खो दो, अरे भैया 5 मिनट में हो जाएगा सब कुछ, 5 मिनट में आपका ये सारा कुछ हो गया। और सबसे पहले आप समझो कि आपको जो बेस्ट पॉसिबल है, बेस्ट वन जो आपको सबसे अच्छा बनता है। अब भैया फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, फार्मास्यूटिक्स पेपर में आया है डिफाइंड डोजेस फॉर्म, ओके, डिफाइंड टैबलेट, डिफाइंड इमल्सन सस्पेंशन। तो आप समझो कि जो सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें से सबसे अच्छा मुझसे क्या बन रहा है, समझे आप, कि सबसे अच्छा मुझसे क्या बन रहा है, इमल्सन सस्पेंशन बन रहा है। सो मैं वहां पे क्या डालूंगा, आंसर नंबर 01। अगर ए बी में है तो यहीं पे क्लियरली मेंशन कर देंगे, क्योंकि ए और बी, क्योंकि फिर 7 नंबर में बढ़ जाता है, 7 नंबर का ए, 7 नंबर का बी, 7.5 का होता है, 7.55 का बढ़ जाता है और 15 नंबर हो जाते हैं। सो ये क्लियरली मेंशन करके अपने पॉइंट्स यहाँ पे शुरू कर देना है। जो मैंने प्रीवियस उसको बताया है टिप्स, उसको ध्यान रखते हुए 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं। और कब करने हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब आप एकदम फ्रेश माइंड से क्वेश्चन पेपर में, वैसे भी एग्जाम में आप फ्रेश माइंड से बैठते हो, मानता हूं प्रेशर होता है, लेकिन जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। 1 घंटे आप वो सोचो, जो 1 घंटे आप फ्रेश रहते हो, स्टार्टिंग 1 घंटे फ्रेश रहते हो, लास्ट के 1 घंटे फ्रेश रहते हो, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग के 1 घंटे फ्रेश रहते हो आप। सो उस 1 घंटे में हमें करना क्या है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो हमसे अच्छे से बन पा रहे हैं, जो हमारी कॉपी को अच्छा रिप्रेजेंट करवा देंगे, वहां पे उस पर ध्यान देना है। अगले जो सेकंड आवर होगा उसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट और मीडियम आंसर्स, जो मीडियम क्वेश्चन हैं उनको आंसर करना है। दीज आर स्कोरिंग सेक्शन, कीप देम कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। सो अब जब बीच की कॉपी आपकी आती है, उसमें आपकी स्पीड मैक्सिमम होती है। मैंने कभी अज्यूम नहीं किया था कि मैं अपने आरजीपी एग्जाम्स में 42-45 पेज लिख के आऊंगा अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं 3 घंटे में 45 पेज लिख भी सकता हूं, लेकिन वहां पे पेन चलती है और हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे जो आपकी जो सेकंड आवर होता है वो स्कोरिंग आवर होता है। वहां पे आपको केवल क्या करना है, शॉर्ट नोट को और मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं उनको स्कोर करना है, उनको बहुत कंसाइज वे में, अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे लिखना है। जो लास्ट 30 मिनट होते हैं, अब वहां पे आप समझो कि जो लास्ट 30 मिनट होते हैं रिवीजन और हाईलाइटिंग के लिए होते हैं। मैं ये मानता था कि जब 2.5 घंटे में आपके क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 2 घंटे 45 मिनट आप समय लेके चलो कि उसमें मुझे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देने हैं, यस और नो, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद जो आपको 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप केवल करना है चेक, रिवीजन करना है और हाईलाइट करना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप जैसे आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग में आपको एक चीज़ समझ में आती होगी कि आपने पैरा लिख दिया, पैरा में आपको हाईलाइट करना है, वो करना है, पेंसिल ले लो, आपको हाईलाइट कर दो कि ये चीज़ें मेन है, इसको जो एग्जामिनर है उसकी नज़र चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम में क्या करें क्या नहीं। डूज में बात करें तो रीड द इंटायर पेपर, क्वेश्चन पेपर वंस बिफोर स्टार्टिंग, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अटेम्प्ट द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपको सबसे आसान लगे, भले वो बहुत कठिन क्वेश्चन हो, आपने पढ़ा है जो वही करो। कीप ट्रैक ऑफ टाइम, घड़ी रखे रहो भैया, उसके लिए उसके हिसाब से आप चलो। और वहां पे जब आप ट्रैक करोगे तो लीव स्पेस इफ अनश्योर रिटर्न लेटर, क्योंकि आपको जो 15 मिनट लास्ट के मिलेंगे उसमें आप थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म नहीं याद आ रहा है तो आप छोड़ दो अभी और आगे बढ़ो। जो 15 मिनट लास्ट के मिलेंगे, अगर याद आता है तो यहाँ पे आप लिख देना, लिख दोगे तो आगे बढ़ जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, सर क्या नहीं करना है, डोंट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन टाइम। जो सबसे लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, जिनके 4-5 क्वेश्चन छूटते थे, मैंने उनसे पूछा कि आप गलती क्या करते हो, कैसे क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा 30 मिनट तो मैं पहला ही क्वेश्चन लिख रहा था। सो जब आप 1 घंटा 30 मिनट पहला ही क्वेश्चन लिखोगे तो अभी तो आपको 8 क्वेश्चन करने हैं ना, आप 1.5 घंटे में 7 क्वेश्चन कैसे कर लोगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो
आपको क्या करना है कि आपको वाइज डिसीजन लेना है कि आपको स्पेंड नहीं करना है टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? डोंट पैनिक इफ यू फॉरगेट अ पॉइंट, मूव एंड रिटर्न। अगर आपको पैनिक नहीं होना है कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे दिमाग से उतर गई और शायद यहाँ पे मेरे नंबर कट जाए, नहीं बेटा, आप आगे पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। ये तो मतलब ऐसा की मास्टर की है ये। मैं आपको बहुत सजेशन ये है मेरा कि अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। अगर आपको आंसर 8 का ABCD भी नहीं पता, आंसर नंबर 8 है उसका आपको ABCD नहीं पता, तो आप 2 पेज में उसको कैसे भी कंसाइज करो, उससे रिलेटेड कुछ लिखो, जो भी उसके जो रिलेवेंट क्वेश्चन हो, समथिंग कुछ भी ऐसा उससे रिलेवेंट लिख दो आप कि उससे ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि बच्चे अगर 8 नंबर आप नहीं करते हो तो आपके 8 नंबर खत्म हो जाते हैं। अगर आप 2 पेज लिख देते हो तो देयर इज हाई चांस कि आप 4 नंबर तो पा ही जाओ, और 4 नंबर आपको पास करा सकता है, 4 नंबर आपको बैक करा सकता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये हमारी स्लाइड हो जाती है कंप्लीट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से रीच कर सकते हो, pharmajunction.ig, और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो है आशुतोष70। ये दोनों ही अकाउंट मेरे हैं। यहाँ पे आपको जो भी फार्मा रिलेटेड डाउट हो वो आप मुझको पिन करो, और यहाँ का भी जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए खुला है। आपको कोई सी भी दिक्कत हो आप मुझको यहाँ रीच करो, जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर अपन बात करेंगे। और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।